हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आप सभी की पाठशाला में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। पिछली वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर 1 था, हमारा चैप्टर 1 क्या था? वास्तविक संख्याएं। हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। उसकी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, वास्तविक संख्याएं। इसके हमने पहली वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको दोनों करवाए थे हमने। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों कि आज हम अपनी जो पहली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1, तो प्रश्नावली जो हमारी 1.1 है, इसका आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। आज इन सब ये हमारे कितने 5 सवाल, इन 5 सवालों को हम सॉल्व करेंगे और अपनी पहली प्रश्नावली आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए अपन लोग आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं हमारे पास? पहला क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल है हमारा 15, 12, 15 और 21, 21 इन तीनों का क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 12 के फैक्टर निकाल लेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 से कटेगा 3, 3 एकम 3। ये 12 के फैक्टर निकले। अब निकालेंगे 15 के फैक्टर। तो 15 के फैक्टर क्या आएगा? 15 के फैक्टर आएंगे 3 5 15 और 5 एकम 5। अब निकालेंगे 21 के फैक्टर। तो 21 के फैक्टर निकलेंगे हमारे कितने से कटेगा? 3 से। तो 3 7 21 और 7 कटेगा 7 से, 7 एकम 7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है? गुणनखंड निकालने होते हैं। हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इन सभी के हम फैक्टर लिख लेंगे कौन कितनी बार में हमारा कटा है। तो 12 कटा है हमारा 2 गुणा 3 में, और 15 कितनी बार में कटा है? 15 कटा है हमारा 3 गुणा 5 बार में, और 21 कटा है हमारे कितनी बार में? 3 गुणा 7 बार में। तो हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या करना पड़ता है? हमारे पास जितनी संख्या है उन सभी में हमें उभयनिष्ठ संख्या देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? उभयनिष्ठ संख्या। तो इसमें देखो 2 तो मिल नहीं रहा उभयनिष्ठ। अब बात करेंगे 3 का। तो देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ आएगा हमारा 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है? एलसीएम में मैंने पिछली की क्लास में बताया था आपको कि हमें जो वैल्यू कॉमन मिल जाती है, जो वैल्यू हमें कॉमन मिल गई, जैसे मान लो पहले हमें 3 कॉमन मिल गया तो हम 3 लिख लेते हैं, और इसके बाद बाकी की जितनी संख्या बची हुई है, जैसे मान लो हमारे पास 2 बचा हुआ है, 5 बचा, 7 बचा, तो जो बचा है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो 2 और 2 था, यहाँ पर 5 था और कितना था? 7। तो ये तो हमारा हो गया मासा यानी एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बात करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। अब 60 गुणा करेंगे 7 में, 6 7 42। तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम? तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 420 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे का हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो तीसरे के दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमारे पास संख्याएं दे रहे हैं 17 है, 23 है और हमारे पास है क्या? 29। क्या है? 29। अब इन तीनों का हमें फैक्टर निकालना है और बताना है कि एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर निकालेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या होती है, 17 कटेगा 17 बार में, और 23 एक हमारी अभाज्य संख्या होती है, तो 23 कटेगा हमारा 23 बार में, 23 से कम 23, और जो 29 होती है वो भी हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, तो 29 कटेगा 29 बार में। ठीक है, अब इनके हम फैक्टर लिख लेंगे। तो 17 कितनी बार में कटा है? 17 बार में। ठीक है, और इसमें जो हमारा 23 कटा है कितनी बार में? 23 बार में। 29 कटा है हमारा 29 बार में। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब इनमें कोई भी हमारा फैक्टर नहीं मिल रहा है, 17 कटा है, 23 कटा है, 29 कटे हैं 29 बार में, तो यानी जब कोई भी, जैसे मान लो हमारे पास 3 संख्याएं दे रहे हैं, 3 संख्या दे रहे हैं और तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या अगर आपको उभयनिष्ठ ना मिले तो उसमें हम क्या कर लेते हैं? उसमें मान लेते हैं हमारा इसमें into 1 into 1 into 1। यानी जब हमारी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं मिलती है हम उसमें 1 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा जो एचसीएफ होगा, क्या होगा? एचसीएफ। हमारा एलसीएफ आएगा 1। हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कितना बचा है? 17 है, 23 है और 29 है। तो एलसीएम में क्या करेंगे हम? एलसीएम में हम गुणा कर देंगे किसका? 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी का गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो
तो हम आपको गुणा कर देते हैं। तो पहले हम गुणा करते हैं, मान लो 17 गुणा करा हमने 23 में कितना आएगा 30 तक है, इसकी एक हाथ से लगाएं 2, 3 एकम 3 2 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये आएगा हमारा 2 7 14, 2 एकम 2 1 3, यहाँ पर आएगा 1 5 4 9 1 1 3, 391 आया। अब हम 391 में गुणा कर देंगे, 391 में हम गुणा करेंगे 29 से। तो 9 एकम 9, 9 एकम 81 के एक हाथ से लगाएं 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 35 के 5 हाथ से लगाएं, सॉरी अब हाथ से तान लगेगा आगे। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18 की 8 से लगाएं 1 2 3 6 और 1 7, तो ये आएगा हमारा 9 2 और 1 3 8 5 13 7 3 10 और 1 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 33 9। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम हो जाएगा 11 33 9। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, हमने सभी के फैक्टर निकाले, कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं थी तो हम इसमें 1 मान लिया, और तो हमारा कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो हमारा मासा 1 आता है, और जो संख्या बची रहेंगी उसमें हमने आपस में गुणा कर दिया, इसकी मदद से हमारा एलसीएम निकल आया। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आप लोग तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे का तीसरे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, संख्या 8 है 9 है और 25 है। कितना है 8 है 9 है और 25। इन तीनों का क्या करना है, हमारे गुणनफल विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर निकालेंगे। तो 8 के फैक्टर देख सकते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ये आएगा हमारा 2 एकम 2। इसके बाद हम बात करेंगे 9 की, तो 9 है, 9 के फैक्टर निकालेंगे, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब बात हम करेंगे 25 की, तो 25 के फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा 5 से कटेगा 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो अब हम इनके जो फैक्टर लिख लेते हैं, तो फैक्टर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 का आएगा हमारा 3 गुणा सॉरी 3 ही तो होंगे। अब बात करेंगे 25 की, तो 25 के आएगा 5 गुणा 5। अब आप लोग इसमें भी देखो, इसमें भी हमारे पास कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है ना, इसमें भी आपको कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं मिल रही है, तो नहीं है तो इसमें कैसे इसका एचसीएफ क्या मान लेंगे, इसमें 1 कितना मान लेते हैं हम गुणा में 1, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा हमारा 1, कितना आएगा एचसीएफ हमारा 1। अब बात हम करेंगे एलसीएम की, किसकी बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में मैंने आपको पहले ही बताया था और आप भी बता रहा हूं कि जो संख्या हमारे पास रह जाती है 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर कितना है 3 गुणा 3, तो यहाँ पर आएगा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, बस इन सभी का गुणा कर दो। तो देखो इसमें गुणा कैसे किया करो, कि कई बच्चे क्या करते हैं बहुत कठिन बना 2 दूनी 4, मैं कोशिश किया करो गुणा ऐसे करो कि सवाल सरल हो जाए। तो 5 से मैं गुणा करता हूं 5 25, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, अब 200 हो गया, और 3 त्रिका 9, अब 9 में गुणा करो 200 से, 2 9 18, यहां पे कितना आएगा 1800, कितना आएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा हमारा 1800 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक, तो दोस्तों अब आप लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 1 का। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक है एचसीएफ, एचसीएफ किसका एचसीएफ 306 और 657, इसका एचसीएफ हमें कितना दे रहा है 9 दिया है, कितना दिया है 9 दिया है, और एलसीएम किसका 306 और 657 का एलसीएम हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, बहुत ही सरल सवाल है। तो देखो कई बच्चे मतलब डाउट में हो जाते हैं या कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि 306 और 657 यहाँ पर भी लिखा है, 306 और 657 यहाँ पर भी लिखा है, इसको करना क्या है। तो बहुत ही सरल सवाल है, कुछ नहीं, आपके पास ये दो संख्याएं दे रहे हैं, इन दोनों संख्याएं इसका और इसका, इन दोनों संख्याओं का आपको मासा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 9, तो यानी आपको एचसीएफ दे रहे हैं 9 और पहली संख्या दूसरी संख्या दे रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, चूंकि में फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके एचसीएफ इनटू एलसीएम के। ठीक है, अब मान लो आप कभी एचसीएम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको दो संख्या का गुणनफल लेना है और बटे में एलसीएम गुणा कुछ अंदर भाग। मान लो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम बटे में हो जाएगा, और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ बटे में हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो इसमें से पूछ लिया है कोई पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो आपको पहली संख्या यहाँ रखनी है, दूसरी संख्या बटे में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वाले को करते हैं। तो इसमें हमें एचसीएफ एलसीएम दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो दो संख्या गुणनफल है, हमें निकालना क्या है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको भी बता रहा था, एलसीएम बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल, क्या होगा एलसीएम बराबर होगा दो संख्याओं, क्या हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम बराबर होता है हमारा
दो संख्याओं का गुणनफल, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा मासा यानी एचसीएफ, क्या आ जाएगा एचसीएफ, एम नहीं एफ, क्या आएगा एचसीएफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल का मतलब क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी 306 गुणा 657, ठीक। इसके बाद एचसीएफ कितना दे रहा है, एचसीएफ दे रहा है हमें 9, कितना दे रहा है 9, हमने लिख लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा 306 है और इसमें क्या है 9 है, तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काटो 3 3 का 9 और 3 से कटेगा 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 और देखो 2 और 1 3 भी हो रहा है, तो 3 के योगफल इसका 3 आया, तो 3 से भी कट जाएगा, आपको नियम लिखवाया था। तो 3 से काटेंगे इसको, कटेगा 3 3 का 9 और 3 4 को 12, तो ये हमारा कट गया 34 बार, तो हम लिखेंगे 34 गुणा 657। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 657 में हम गुणा करते हैं कितने से, 34 से, 34 से, तो 4 7 28 के 8 वहां से लगाए 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 वहां से लगाए 2, 6 4 24 25 26, आप गुणा करेंगे 30 से, 30 7 21 की वहां से लगाएंगे 3 5 15 15 2 17, 17 के साथ वहां से लगाइए 3 18 और 19, तो यहां पे कितना आ जाएगा 8 3 7 6 13 9 2 11 और 1 12 और 1, तो इसमें एक हासिल आ जाएगा 1, तो आएगा 2, तो इसका आंसर आएगा हमारा 22 33 38, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा, और इसको आप थोड़ा मिटा लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कि गुणा कैसे किया मैंने, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसका पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आ जाए, इसमें पूछा गया है कि 6 की पावर n जो है वो हमारा 0 पर समाप्त होना चाहता है, किस पर होना चाहता है, 0 पर समाप्त होना चाहता है। तो आप बताइए कि किसी भी पहली संख्या n के लिए 6 पर मतलब n पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवाल में एक नोट डालना है, क्या डालना है, एक नोट। आप नोट डाल के लिख लीजिए कि इसमें क्या करना है, जब भी आप चाहें तो इसमें नोट डाल के लिए, इसमें मैं नोट बताता हूं कि जब भी कोई संख्या 0 पर या 0 पर, इसको लिखना 0 ऐसा, ठीक है 0, जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती, 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके गुणनफल 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए, ठीक है, के रूप में होना चाहिए। अब आप कहेंगे भैया ऐसा क्यों, तो देखो कोई भी आप संख्या ले लीजिए, किसी भी संख्या के आप फैक्टर निकाल लीजिए, अगर उसको 0 पर समाप्त करना है तो आपको एक बार तो उसके गुणनफल 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए। कैसे, देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, मेरे पास एक संख्या है, जैसे मान लो मैंने ले ली 3 4 5 0, ठीक है। अब आप इसका एक चीज ध्यान रखिए, इतना तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं और थोड़ा छोटा ले लेता हूं। मान लो मैंने 340 ले लिया, क्या ले ली 340। अब देखो 340 जो है इसका लास्ट टर्म जो है वो 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 340 का देखो, अब निकाल लो फैक्टर, क्या निकाल लो फैक्टर, तो निकालेंगे तो कटेगा 17 दूनी 34 है, 17 12 2 से कटेगा 2 8 है 16 और 2 5 10 और 85 है, तो 8 5 13 है, 5 से कटेगा 5 एकम 5 हो जाएगा 5 7 35, तो 17 एकम 17। अब आप इसके लिए लिख लीजिए कि जब हमने 340 के फैक्टर निकाले तो क्या निकला, 2 गुणा 5 गुणा 17। अब आप गौर से देखना, इसमें एक बार देखो 2 गुणा 5 के रूप में आई है संख्या, आई है। देखो मैंने क्या कहा था, उसके गुणनफल 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए, तो 340 के जो गुणनफल है वो एक बार तो 2 गुणा 5 के रूप में आए नहीं आए, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें पूछा गया कि 6 की पावर n 0 समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, यह और भी सरल है। देखो मैं इसको बताऊं, तो देखो इसमें क्या है, आप ये तो देख ही लिया होगा। देखो इसमें क्या है, जो हमारा सॉल्व है, इसमें डाल देंगे सॉल्व क्वेश्चन जो है हमारा 5वां। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि 6 के जो हम फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे फैक्टर,
इसको चूंकि बाद लगा लेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा 6 है, 6 के फैक्टर कितने आ रहा है, 2 गुणा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 के गुणनफल, क्या लिखेंगे, चूंकि 6 के गुणनफल 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 में चाहिए कितना है, 5। यहाँ लिखेंगे 6 के गुणनफल 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। 6 के गुणनफल जो है वो 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या एक चीज है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर यानी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, बस नहीं हो सकती, इतना ही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बस इसमें इतना लिखना था कि आपको ये जो नोट है, आपको ये नोट में से याद करके रखना है, ये आपको अभी नहीं आगे की क्लासों में भी काम में आएगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में था, तो 5वें का सॉल्यूशन आपको इतना लिखना है कि आपको 6 के फैक्टर निकालना है और बता देना है कि इसका गुणनफल 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, इसलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, ओके। हम लोग लगाते हैं अपना 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6ठे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, ये भी हम लोग बड़ी सरलता से कर लेंगे। तो देखो 6ठे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास दो संख्याएं दे रहे, क्या दे रहे, हमारे पास संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारे पास संख्या दे रहे हैं, इन संख्याओं को बताना है कि हमारी संख्या भाज्य हैं या अभाज्य हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको एक नोट लिखना होगा, क्योंकि आपके पास इतनी लंबी बड़ी संख्या आ जाए तो आप इसकी मदद से और भी कई सारी लंबी संख्याएं जो होगी आप उनको बता सकते हैं कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि इसमें आप एक नोट डालना है कि जैसे मान लो कोई भी संख्या, हम आपको बता देते हैं, जब किसी संख्या के गुणनफल, क्या लिखना है, जब किसी संख्या के गुणनफल, क्या लिखेंगे, जब किसी संख्या के गुणनफल 2 से अधिक हो, क्या हो, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो तो वह संख्या भाज्य होगी, तो वह संख्या भाज्य होगी। कैसे, आप समझ लीजिए, मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिया 8, क्या ले लिया, मैंने एग्जांपल पर ले लिया 8, क्या ले लिया 8। अब 8 के आप फैक्टर निकालिए, तो 8 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आप फैक्टर देखिए 1 2 3, 2 से अधिक है, इसलिए 8 क्या है, हमारी एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। सिंपल सी बात है, आप किसी संख्या से भाग दीजिए, 8 का आराम से कट जाएगा। ठीक, तो 8 का भाज्य। अब बात हम करते हैं अभाज्य की, तो इसमें अपन लोगों को ये पहला नोट था। अब अपन लोग लिखेंगे दूसरा नोट, इसमें क्या लिखना है, जब किसी संख्या, क्या लिखेंगे इसमें, जब किसी संख्या के गुणनफल, जब किसी संख्या के गुणनफल, क्या लिखेंगे, जब किसी संख्या के गुणनफल 2 हो या 2 से कम हो, 2 हो या 2 से, कुल मिलाकर 2 हो, 2 हो या 2 से कम हो, 2 हो या 2 से कम हो, क्या हो, कम हो, तो वह संख्या, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे, तो वह संख्या कैसी हो जाएगी, तो वह संख्या अभाज्य होगी। कैसी होगी, अभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा हमारी राइटिंग ऊपर नीचे हो रही होगी तो आप समझ लेना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया 7, क्या ले लिया 7, हम 7 के फैक्टर निकालेंगे, 7 कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 के साथ हम 1 भी लिख सकते हैं गुणा में, तो 1 और 2, इसमें क्या बोला, गुणनफल 2 हो या 2 से कम हो, तो ये क्या है हमारी 7 जो है हमारी एक अभाज्य संख्या है। क्या है,
अभाज्य है। क्या है? 7 एक हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर गुणनफल 2 से अधिक के रूप में आ रहा है तो संख्या हमारी भाज्य होगी, और अगर हमारे गुणनफल 2 हो या 2 से कम हो तो हमारे किस संख्या होगी? अभाज्य होगी। ठीक, तो पहली संख्या है, तो आपने नोट्स तो लिख ही लिया होगा। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। आपने लिख लिया होगा तो देखो नोट लिखने के बाद अब हम इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो पहला क्या है हमारा? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। आप लोग इसमें देखिए, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो दोनों में हम क्या करेंगे? 13 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 13 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 11 और प्लस 1। कैसे? क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो 11 आएगा, और 13 एकम 13 से प्लस का आ जाएगा 1। ठीक है, 5 चल रहा है हमारा 13। अब 7 को गुणा कर देंगे हम 11 में, 11 7 77, कितना होगा? 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1, तो 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78। तो आएगा हमारा 13, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1, तो 13 गुणा 8, इसके गुणनफल कितने हैं? 2। अब उसमें बोला था भाज्य, तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा था? किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा कर सकते हैं, तो इसे हम गुणा कर देंगे 1 से। अब इसके गुणनफल देखो आप, 1 2 3, उसमें क्या बोला था? 2 हो या 2 से कम हो, इसमें क्या है? 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है तो क्या सी हो जाएगी संख्या? ये संख्या हमारी भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाज्य। ठीक है, ए हो गई। अब इसको देखो, तो इसमें हमें क्या करना है? तो इसमें 5, देखो 5 यहाँ पर है और 5 ही यहाँ पर है, इसमें क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का आएगा हमारा 1। ठीक है, अब इसमें 5 क्यों? क्योंकि 5 से 5 कॉमन ले लिया तो 5 से 5 कट गया, यहाँ भी 5 कट गया तो 1 बचा। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इसका गुणन कर लो गुणा। क्या कर लो? 2 एकम 2 2 3 6 6 चौका 24 24 छिक्का 144। अब 144 से गुणा करेंगे 7 से, कितने करेंगे? 24 छिक्का 107 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 144 गुणा 7, गुणा कर लीजिए, 7 चौका 28 की 8, हासिल लगाए कितनी? 2, 7 चौका 28 2 30 की 0, हासिल लगाई 3, 7 एकम 7 3 10, तो आएगा हमारा 1008। कितना आएगा? 1008 और प्लस के 1। ठीक, इसका हमने गुणा कर लिया था 1008 में, सॉरी 144 में। अब इसको जोड़ दो तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 5 गुणा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1009। कितना आएगा? 1009, और गुणा में क्या लिख सकते हैं हम? 1। अब देखो इसकी भी, ये भी संख्या हमारी भाज्य है और ये भी संख्या भाज्य हमारी, दोनों संख्याओं में क्या हो रहा है? गुणनफल कितनी है? 2 से अधिक है। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पर क्या लिख देंगे इसमें? चूंकि यहाँ पर इनके गुणनफल, क्या लिखेंगे? चूंकि यहाँ पर इनके जो गुणनफल है, क्या है? इनके गुणनफल 2 से अधिक हैं, इनके गुणनफल 2 से अधिक हैं। ठीक, 2 से अधिक हैं, इसलिए यह संख्या है, क्या लिखेंगे? 2 है तो संख्या आएगा, तो इसलिए यह संख्याएं भाज्य हैं। क्या है? इसलिए यह संख्याएं भाज्य हैं। बस इतना ही हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके गुणनफल 2 से अधिक हैं और इसके गुणनफल 2 से अधिक हैं, तो दोनों संख्या कैसे रहेंगी हमारी? भाज्य। उससे पूछा था बताइए क्यों, हमने बता दिया क्योंकि गुणनफल 2 से अधिक हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अपना जो पहली प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन है, पहली इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आप लोगों ने देखा होगा वृत्ताकार पथ। आइए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। आपने ओलंपिक वगैरह की दौड़ वगैरह देखी तो इस प्रकार की आपको वृत्ताकार बनेंगे। थोड़ा सा वृत्त सीधा नहीं बनाया हुआ, हाथ से बनाया है। ठीक है, प्रकार से नहीं बनाया। तो इस प्रकार हमारे पास वृत्ताकार पथ है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे 2 लोग हैं। कौन है? 2। इसमें हमारे पास देखो, एक तो है हमारे पास सोनिया। क्या है? हमारी एक है सोनिया। सोनिया को हम एस से प्रदर्शित कर देते हैं और रवि को हम आर से। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये है हमारी सोनिया और ये है हमारे रवि। तो ये हमारे सोनिया और रवि। अब ये सोनिया और रवि क्या करते हैं? दोनों एक ही स्थान पर है। मैंने मान लिया ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है। क्या है? ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है। ठीक, स्टार्टिंग लाइन है। अब ये क्या करते हैं? सोनिया और रवि दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ते हैं। क्या करते हैं? एक ही समय पर और एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं।
अब उसमें ये बोला गया है कि जिस मान लो दोनों एक साथ दौड़ तो रहे हैं, अब आप ये बताइए कि दोनों एक साथ जब दौड़ते हैं तो आप ये बताइए कितने समय बाद, यानी कम से कम कितना समय लगेगा, कि कम से कम कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी आप ये बताना है कि उन्होंने दौड़ना तो साथ में प्रारंभ किया था, तो आपको ये बताना है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, कम से कम समय बताइए। तो आप एक बात सोचिए कि जो हमारा रवि है, रवि को लग रहे हैं, सोनिया को लग रहे हैं दौड़ने में 18 मिनट, तो जो रवि है रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। अब देखो रवि को क्या सोनिया को लग रहा है ज्यादा समय और रवि को लग रहा है कम समय, ठीक। तो आप अब एक चीज ध्यान रखिए, हमें कम से कम समय निकालना है, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लोगों को एक चीज का नोट रखना है, जब भी कम से कम की बात की जाती है तो हमें उन संख्याओं का लासा निकालना होता है, और जब हमें ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक की बात की जाती है तो हमें उन संख्याओं का मासा निकालना होता है। तो इस संख्या में क्या करना है, इसमें हमें जो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ये हमारा क्वेश्चन 7वां है, बहुत ही सरल है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 18 और 12, आप फैक्टर विधि से निकाल दीजिए, भाग विधि से। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12, ये 2 से कटेगा तो 9 आएगा, यहाँ पे 2 3 6 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, ये भी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 1 का 1। अब इसके हम देखेंगे लासा, तो लासा इसका कितना निकलेगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो गुणा कर दिए 2 2 9 4 4 की 12, 12 गुणा 4 आती 36, कितना आना 36 मिनट। ये मिनट में आएगा, ये भी हमारा मिनट में था और ये भी हमारा MINUT, ठीक, मिनट। ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में, तो हमारा ये भी क्या आएगा मिनट में, ठीक, 18 मिनट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः 36 मिनट, क्या लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, क्या लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद पुनः, क्या लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद पुनः सोनिया व रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। बस इतना ही है हमारा आंसर। बहुत ही सरल सवाल है। आप ये सोचिए कि इसमें अब आप सोचेंगे 36 मिनट क्यों लगे दोनों को, इसलिए लगे 36 मिनट क्योंकि देखो सोनिया को लग रहा है ज्यादा समय और रवि को लग रहा है कम समय। अब मान लीजिए आपको कि हमारी जो सोनिया रवि है, जो रवि यहाँ पर दौड़ रहा है, सोनिया यहाँ पर है। अब मान लो रवि यहाँ पर आए, सोनिया यहाँ पर रह गए, मान लो रवि यहाँ पर आ गया तो सोनिया यहीं पर डली, यानी सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है, रवि को कम, इसलिए उनका जो एक दूसरे का कम से कम समय दिया गया है, तो उसकी वजह से हमें क्या है 36 मिनट, ठीक है। हम इसमें लिख देना है कि 36 मिनट बाद पुनः सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, ठीक। तो आज का जो हमारा सवाल था, आज की जो हमारी प्रश्नावली थी 1.1, तो हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल आपको लगवा दिए हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है अपरमेय संख्याओं का पुनर्गणना, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें जो हमारा उदाहरण नंबर 5 है, इसका उदाहरण नंबर 5 2024 के एग्जाम में आया था इस वर्ष, ठीक है। और इस वर्ष इसमें से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हर वर्ष आते ही रहते हैं। और 2025 के लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे अगले एक्सरसाइज जो हम करवाएंगे 1.2, उसमें से अंडर 2 एक अपरमेय संख्या है, ये 2025 के एग्जाम में आ सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अब हम अगली जो हमारा अगला वीडियो होगा, जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 आपको पढ़ाएंगे और 1.2 के बाद हमारा पहला पार्ट वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं और हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हाँ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है इसी प्रकार से पढ़ाने के लिए।